हो गया। साइलेंट मोड ऑन आया था। अच्छा, नाउ लेट अस टेक another topic, fluid dynamics। अभी हम जितना क्वेश्चन किए हैं ये सारे क्या था? फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड एट रेस्ट। अभी जो टॉपिक लेंगे दैट इज फ्लूइड डायनेमिक्स, मींस फ्लूइड इन मोशन। नो, ये फ्लूइंग, फ्लूइड इज मूविंग, राइट? फ्लूइड डायनामिक्स। बच्चे अब एक चीज देखना, सपोज ये हमारा फ्लोर हो जाए, ये फ्लोर हो जाए, इस फ्लोर के ऊपर पानी सपोज फ्लो होके जा रहा है, ये लिक्विड है, ये हमारा फ्लो कर रहा है। आपने कभी नोटिस करे हो, मैं यहां से, ये बॉटम हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, मान लो ये ग्राउंड हो गया। मैं ऊपर की तरफ देखूं, मैं सपोज ऑब्जर्व करूंगा, मेरे को ये दिखेगा कि ये वाला जो लेयर है, सबसे टॉप लेयर है, सबसे ज्यादा स्पीड में मूव करता है। जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, आई विल फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज ग्रेजुअली लेस, gradually less, and the speed of the fluid touching the floor is almost zero, राइट? अब देखना, कई बार कई नाला में पानी जा रहा है, आप उसके साइड में बैठ के आराम से नोटिस करना, एक कागज का टुकड़ा डाल दो, कागज का टुकड़ा बड़ी जल्दी जल्दी चला जाएगा ऊपर जो फ्लोट करेगा, बट नीचे जो डस्ट पार्टिकल है वो धीरे धीरे स्लो में जा रहे हैं। जो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा, जो जमीन में टच कर जाएगा वो रुक जाएगा, जैसे ही जमीन छोड़ देगा फिर आगे जाएगा। मीन्स इफ आई जस्ट इमेजिन द लिक्विड ओवर द ग्राउंड इन लेयर्स, द लेयर्स क्लोजर टू द ग्राउंड इज हैविंग लेस स्पीड। उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण क्या हो सकता है? ये जो फ्लूइड है, ये जो ग्राउंड में टच करा हुआ है, जो फ्लूइड टच किया ग्राउंड के साथ, अडेर हो गया, मतलब चिपक गया। उसके ऊपर वाला लेयर जो है वो तो आराम से स्पीडली जाना चाहता है, लेकिन उसके नीचे वाला लेयर उसको रोकने को कोशिश कर रहा है। ऊपर वाला लेयर नीचे वाला लेयर को खींचने को कोशिश कर रहा है, और नीचे वाला लेयर ऊपर वाला लेयर को रोकने को कोशिश कर रहा है। सो इसलिए दोनों के बीच में स्पीड की वेरिएशंस आ गया। ओके, हियर मान लो मैं इस लेयर की बात करूं, ये डिस्टेंस मेरा हो गया मान लो से डी, ये डिस्टेंस हो जाए डी। ये वाला लेयर इसको रोकने को कोशिश कर रहा है। द फोर्स ऑफ opposition, the force of opposition is directly proportional to the speed of the layer. Am I right? Speed of the layer. The force of opposition is directly proportional to the area of the layer. मान लो क्या, y area। मान लो ये वाला क्या होता है, the liquid molecules आपस में फोर्स लगाते हैं। अब दो मॉलिक्यूल आपस में जो रिलेटिव मोशन करेंगे, दो मॉलिक्यूल जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स होगा। अब ये लेयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बढ़ा दूं, ये दो, ये मतलब लेयर का विड्थ बढ़ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, आपस में इंटरेक्शन, सो इंटरेक्शन फोर्स बढ़ गया। इफ आई इंक्रीज एरिया फर्दर देन इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द लेयर्स इज इंक्रीज्ड। इफ आई इंक्रीज द एरिया फर्दर देन फोर्स ऑफ अपोजिशन, मतलब इसकी ये आगे जा रहा है तो नीचे वाला लेयर इसको अपोज कर रहा है, और ये आगे जा रहा है तो ये नीचे वाला लेयर को खींच के लेने को कोशिश कर रहा है। दिस फोर्स ऑफ अपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर्स, and the force of opposition is inversely proportional to the separation of the layers
ये वाला लेयर ले लिया जो टचिंग कर रहा है ग्राउंड को, और ये वाला लेयर ले लिया जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, एक फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये दिस इज ए फोर्स, ये आगे जा रहा है, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हो गया मान लो स्पीड v, देन ये 0 हो गया, इसकी स्पीड v हो गया, इसका स्पीड जितना ज्यादा होगा ये उसको इतना अपोजिशन दे रहा है, और इसकी स्पीड जितना ज्यादा होगा इसको भी अपोज कर रहा है, भाई मेरे साथ चल, ये रिलेटिवली यहाँ पे रुकना चाहता है। तो उनकी यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हुआ, दिस इज द अपोजिंग फोर्स, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड विस्कस अपोजिंग फोर्स। क्या कहते हैं? विस्कस अपोजिंग फोर्स। देन फोर्स इज इक्वल टू माइनस, अपोजिंग है इसलिए माइनस लगा दिया, ईटा इज ए कांस्टेंट, ये जो एक सिंबल लगाया इसको हम कहते हैं सही ईटा, ओ ईटा नहीं है, रिजिडिटी वाली ईटा नहीं है, ये और एक है, ए इंटू वी बाई डी। तो दिस इज कॉल्ड द विस्कस अपोजिंग फोर्स, राइट। और मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं। मान लो मेरे पास ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, दो लेयर ले लिया, दोनों लेयर के बीच में जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को ले लिया dx, इसकी स्पीड v1, इसकी स्पीड v2, अलग अलग स्पीड हो गया। देन रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 minus v2, am I right? Relative velocity, and that is equal to dv, that is equal to dv. Then viscous opposing force is equal to minus eta a dv by dx। समझ में आया? ये d के जगह मैंने क्या लिखा? dx। more is the separation, less will be the opposition, means जितना लेयर आपका क्लोजर होंगे एक दूसरे के ऊपर उतना अपोजिशन एस्टेब्लिश होगा, जितना सेपरेशन ज्यादा होगा अपोजिशन कम हो जाएगा, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाता है। मोर इज द रिलेटिव वेलोसिटी, मोर इज द विस्कस फोर्स, विस्कस अपोजिंग फोर्स, मोर इज द डिस्टेंस, लेस विल बी द विस्कस अपोजिंग फोर्स, मोर इज द एरिया, मोर विल बी द विस्कस अपोजिंग फोर्स। एज द फोर्स इज अपोजिंग, किसको अपोज कर रहा है? ये वाला वेलोसिटी इसको खींच के लेने का जान, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। दिस फोर्स इज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स। सो दिस इज कॉल्ड द विस्कस अपोजिंग फोर्स। तो इसको लेंगे हम विस्कस अपोजिंग फोर्स, विस्कस अपोजिंग फोर्स, नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ अपोजिशन, एंड dv by dx, ये जो टर्म है इसको लेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या लेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है बच्चे? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट सेपरेशन। समझ में आया? डिफरेंस इन वेलोसिटी पर यूनिट सेपरेशन। सो यहाँ पे v by d, यहाँ पे जो मैं v by d लिया ये वेलोसिटी ग्रेडियंट ही है, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हम इसको कहते हैं डिफरेंस इन वेलोसिटी, डिफरेंस इन वेलोसिटी पर यूनिट सेपरेशन। एम आई राइट? सेपरेशन। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं स्पेस रेट of change in velocity. Space rate of change in velocity is called velocity gradient. Space rate, फिजिक्स में हम रेट मतलब क्या करते हैं? टाइम डिवाइड करते हैं, है ना। बट यहाँ पे स्पेस रेट मतलब यहाँ पे स्पेस डिवाइड करनी है या डिस्टेंस डिवाइड करनी है, तो इसलिए स्पेस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx और v by d
मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मीटर, एम आई राइट? देन ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, राइट? वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। और ये जो ईटा हम यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पहले बात है विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी कैसे आप एक, हम तो चलो यहाँ पे कांस्टेंट ले लिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कर दिए। पहले थोड़ा सा इसको फीलिंग कर पे लाए, ये विस्कोसिटी क्या होता है? नहीं, डेंसिटी विस्कोसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, शहद, शहद को गिरा हो, ये जल्दी गिरता नहीं है। सो मोर इज द विस्कोसिटी, मोर विल बी द अपोजिंग फोर्स। सो शहद मतलब हनी जो है, उनका रिलेटिव मोशन जल्दी नहीं होता, बट पानी जल्दी जल्दी मूव करता है। जैसे मोबिल हो गया, मोबिल फ्री फ्लो, एकदम स्मूथ फ्लो नहीं होता। ये कैसे होता है? चिप्पी चिप्पी, गाढ़ा। गाढ़ा मतलब डेंसिटी के टर्म में नहीं है। मरकरी तो ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा डेंसिटी है। विस्कोसिटी क्या है? चिप्पी चिप्पी, चिप्पी चिप्पी, समझ रहे हो ना? स्टिकी स्टिकी, चिप्पी चिप्पी। क्या हो गया? चिप्पी चिप्पी लग रहा है, तेल लगा लिया है, चिप्पी चिप्पी हो रहा है। हाथ में आपका शहद लग जाए, मान लो थोड़ी सी शहद, आप शहद मतलब खाते हो, कुछ करते हो, थोड़ी सी शहद हाथ में लग जाए, जब तक आप हाथ नहीं धोगे तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। मिलता है? मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लगा था, आपने पूछ लिया, साफ कर लिया, लेकिन ये फिर भी इतना स्टिकी है, तो आपको लगेगा जहां पे हाथ लग रहा है वहां पे चिपक जा रहा है। चाशनी, चाशनी हो गया, एम आई राइट? तो ये जो चीजें मैं आपको मतलब फील करवा रहा हूं, आप जस्ट इमेजिन करो। ये जो टर्म है इसको कहते हैं विस्कोसिटी। ओके, समझ में आ गया? आप पानी डालो, शहद डालो, पानी डालो, मोबिल डालो, कौन जल्दी गिर जाएगा? पानी गिर जाएगा बुर 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 करके, बट शहद गिरेगा नहीं, और गिर गया तो टूटेगा नहीं, है ना? ये कह रहा है एक पार्टिकल सपोज जा रहा है, कहेगा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथी भाई को लेके जाऊंगा खींच के, है ना? शहद देखे हो? थोड़ी सी एक बार एक चम्मच में शहद लो और थोड़ी सी ड्रॉप डालो, आप बंद नहीं कर पाओगे, ऐसे ऐसे करोगे तो बंद नहीं होगा। ये कहेगा मैं जा रहा हूं तो मेरे साथी भाई को खींच के लेके जा रहा हूं, क्योंकि आपस में जो है कोहेसिव, सॉरी, हाँ, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। समझ में आ रहा है? सो दिस इज विस्कोसिटी। अब एक काम करते हैं, यूनिट फाइंड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ये है, इसकी यूनिट फाइंड करेंगे, चाहे उधर से भी करो कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा? ईटा, ईटा का ईटा का यूनिट फाइंड करनी है, कितना हो जाएगा बच्चे? न्यूटन, न्यूटन। ये आ जाएगा मीटर, नीचे से डी हो गया ना मीटर, न्यूटन मीटर, डिवाइड बाय ये नीचे आ जाएगा कितना? मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, एम आई राइट? सो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर डिवाइड बाय मीटर क्यूब, ऊपर हो जाएगा सेकंड, एम आई राइट? तो 1 मीटर आपका कट गया, मीटर स्क्वायर आ गया। सो दैट इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एम आई राइट? द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा, न्यूटन को कैसे लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, एम आई राइट? 1 सेकंड कट गया, दैट इज केजी सेकंड इनवर्स, केजी सेकंड इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, एम आई राइट? ये भी आ जाएगा, राइट? समझ में आया? बेसिकली ये वाला यूनिट हमारा ज्यादा रोल प्ले करता है। ओके, अच्छा, सपोज
ये ऐसा यूनिट है ईटा। मैं ईटा की बात करूं, ईटा, इसकी यूनिट हो गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको कहते हैं डेकापोइज। क्या? डेकापोइज। ओके। सब में सीजीएस यूनिट में ये कौन सा यूनिट हो गया? ऐसा यूनिट हो गया। सीजीएस पहले टाइम पे सीजीएस यूनिट में डील करते थे, देन इन सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कहते हैं पोइज। पहले क्या करते थे बच्चे, सीजीएस यूनिट में ज्यादा यूज करते थे, सीजीएस यूनिट को ज्यादा यूज करते थे और उसका यूनिट था पोइज। ओके, देन व्हाट इज वन पोइज? वन पोइज देखो ये हो जाएगा कितना, हमारा एफ क्या है? एफ इज इक्वल टू इटा ए वी बाई डी। वी बाई डी इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब सपोज force of opposition is 1 dyne, area is 1 centimeter square, v is equal to 1 meter per second, sorry 1 centimeter per second, separation between the plates, yes, layers is equal to 1 centimeter, then it is called one poise। समझ में आ गया? ठीक, मीन्स वन पोइज मैं ऐसे कर सकता हूं, ईटा इज इक्वल टू इफ एफ डिवाइडेड बाई ए वी बाई डी, और मैं ऐसे कर सकता हूं फोर्स डिवाइडेड बाई ए डीवी बाई डीएक्स, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो वन पोइज इट इज if force of opposition between two layers if separated, two layers is one dyne if the layers are separated by 1 centimeter, yes, separated layers. If the layers are of 1 centimeter square area and velocity gradient is 1 centimeter per second. Am I right? Velocity gradient in 1 centimeter per second. Okay, between velocity gradient 1 centimeter per second per centimeter. Am I right? देख रहे हो ना, 1 centimeter per second per centimeter is the velocity gradient. नहीं, ये centimeter per second whole divided by. So if the force of opposition between the two layers is 1 dyne, if the layers are separated, layers are of 1 centimeter square area and velocity gradient 1 centimeter per second per centimeter, then अच्छा पहले एक बार काम करो, मैं इसको डेफिनेशन को लिखता हूं, पहले क्लिप ले लो, डेफिनेशन लिखता हूं, पहले क्लिप ले लेना एक बार। चलिए देखो, ये मिटा देता हूं, वन पोइज क्या है?
if f is equal to 1 dyne, when the area is 1 centimeter square and velocity gradient is 1 meter per, otherwise ऐसे भी ले सकते हो, and that is equal to f into d divided by a into v for eta is equal to um, if f is equal to 1 dyne, d is equal to 1 centimeter, a is equal to 1 centimeter square and v is equal to 1 centimeter per second, then eta is equal to 1 poise, है ना? Then 1 poise का definition क्या होना चाहिए? 1 poise when two layers, when one poise when two layers are separated by a distance of 1 centimeter, have a relative velocity 1 centimeter per second, develops an opposing force of 1 dyne, then the coefficient of viscosity is 1 poise. समझ में आ गया? When two layers are separated by a distance of 1 centimeter, has relative velocity 1 centimeter per second. हाँ, area of the layer is layers is 1 centimeter square, develops an opposing force of 1 dyne, then the coefficient of viscosity is 1 poise. Then 1 decapoise क्या होगा? डेकापोइज में फोर्स होना चाहिए 1 न्यूटन. 1 डेकापोइज फोर्स होना चाहिए 1 न्यूटन, डी होना चाहिए 1 मीटर, एरिया होना चाहिए 1 मीटर, रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए कितना? 1 मीटर पर सेकेंड. एम आई राइट? देन डेफिनेशन क्या लिखोगे इसमें? when two layers, इधर देखो क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है रिलेटिव वेलोसिटी. तो सेकेंड स्क्वायर क्यों आएगा? उधर लिखा है. अरे गलत लिख रखा है तो वेलोसिटी का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर कहां से आ जाएगा? उधर लिखा है. तो वो गलत है ना, इसको क्यों मान रहे हो? When force is 1 meter, relative velocity is 1 meter per second. Then eta is equal to 1 decapoise. Okay? समझ में आया? Decapoise. Then 1 decapoise का definition क्या लिखोगे? When two layers are separated by a distance of 1 meter, centimeter to meter कर दो, have relative velocity 1 meter per second, per unit area मतलब ये कैसे force of position for separation, unit separation per unit area per unit velocity. Okay? तो उसमें आपको उसमें क्या लिखना है? develops a force of 1 dyne, no 1 newton, then the coefficient of viscosity is 1 decapoise. बस यूनिट को बदल देना. कोई डाउट? डी कैपिटल नहीं आया है डेकापोइज में. डी कैपिटल नहीं आया 1 ना ऐसे डी छोटा ऐसे नहीं होता. ऐसे है क्या?
ऐसे। पता yes, sir. अच्छा, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डिफाइन डेफिनेशन क्या करोगे? ईटा इज इक्वल टू कितना है? एफ डी डिवाइडेड बाय ए इंटू वी। इसकी डेफिनेशन क्या होगा बच्चे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फोर्स पर यूनिट एरिया है पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। Am I right? Yes. फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर ऐसे लिखते हैं ना, एफ बाई ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। सो फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आ गया? Yes. फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आया? Yes, sir. क्या है डेफिनेशन? फोर्स ऑफ ऑपोजिशन, यू कैन राइट फोर्स ऑफ ऑपोजिशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। निकाल, क्लिप निकाल। निकाल लिया? बट अच्छा बच्चे, 1 decapoise is equal to 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर, है ना? ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ऊपर आ जाएगा सेकेंड, यही था ना? मीटर पर सेकेंड, सॉरी पर मीटर आ जाएगा। सो दैट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एम आई राइट? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब वो एक काम करो, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 10 टू द पावर 5 डाइन सेकेंड डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एम आई राइट? दैट इज 10 poise. So 1 decapoise is equal to 10 poise. इसलिए ये 10 poise होता है, इसलिए इसका नाम लिया हुआ है डेका। डेका मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 10। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए उसका नाम डेकापोइज रखा। नहीं तो पहले वार्पिंग हम किससे करते थे? पोइज में करते थे। अब इसमें एक चीज है, ये विस्कोसिटी का क्या रोल है? विस्कोसिटी का रूल ये है, कोई भी दो लेयर जब रिलेटिव लिक्विड की रिलेटिव मोशन करते हैं, एक ऑपोजिशन फोर्स डेवलप होता है। Yes, sir. Am I right? Is it similar to the friction? Yes, sir. So कई बार हम इसका नाम देते हैं लिक्विड फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? Liquid friction. लिक्विड फ्रिक्शन। बट डिफरेंस है क्या? एक्चुअल सेंस में हम जो फ्रिक्शन करते हैं वहां पे इंटरलॉकिंग हो गया, नो डाउट। फ्रिक्शन का कॉज भी इंटरमोलिकुलर है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से होता है। तो हम एक बार डिफरेंशिएट करें, फ्रिक्शन एक्चुअली सॉलिड में जो फ्रिक्शन होता है और ये लिक्विड में जो फ्रिक्शन होता है, मतलब विस्कोसिटी होता है, उनमें क्या रिलेशन है और क्या अब मतलब सिमिलरिटीज है। ओके, ये ले लिया था बेटा क्लिप। अब देखो, पहले बात है, फ्रिक्शनल फोर्स नो डाउट रिलेटिव मोशन को अपोज करता है नहीं करता है? सो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप नहीं अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये भी रिलेटिव मोशन को मतलब फ्रिक्शन एंड
फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स। विस्कस अपोजिंग फोर्स, दूसरा नाम है ड्रैगिंग फोर्स। कई बार कहते हैं विस्कस ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग मीन्स अपोजिंग, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चे? opposes relative motion of two solid surfaces in contact. Am I right? ठीक है क्या? ये फर्स्ट पॉइंट। Yes, sir. ये क्या करता है? opposes two liquid layers. Am I right? In relative opposes two layers in relative motion of a liquid. Am I right? Second case, ये नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। Yes. डिपेंड्स ऑन Normal force. लिमिटिंग इसका डिपेंड्स ऑन नॉर्मल फोर्स, बट यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की डिपेंडेंस नहीं है, नो डिपेंडेंस। सर इसमें बोलने लगा टैप ऑन नॉर्मल फोर्स, राइट। Yes. ठीक, उसमें सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। Yes. यहाँ पे सेपरेशन हो गया तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। इट डिपेंड्स सॉरी, ये इट इज इंडिपेंडेंट टू एरिया। ठीक, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट टू एरिया, बट फ्रिक्शन डिपेंड्स on the area of the layers of a liquid. Am I right? अच्छा, फ्रिक्शन को भी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फिक्स होता है। दो लेयर सपोज मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शन फिक्स हो गया, नॉर्मल फोर्स फिक्स हो गया तो फ्रिक्शन भी फिक्स हो गया। सो इंडिपेंडेंट टू रिलेटिव मोशन, टू रिलेटिव वेलोसिटी, but viscous force depends on relative velocity. Am I right? समझ में आ गया? Yes. हाँ, ये dissipative force है। dissipative force, this is also a dissipative force. डिसिपेटिव फोर्स, ये फोर्स इज डिसिपेटिव इन नेचर। आपको अब मतलब समझना है डिसिपेटिव होता क्या है। मान लो बच्चे, मैं हाथ को ऐसे रगड़ा है, इसमें गर्म हो गया। Yes. इधर देखो सब, ऐसा हाथ रगड़ा, गर्म हो गया। रगड़ के देखो गर्म हो रहा क्या? गर्म हो गया। गर्म होके कहाँ गया? अब देखो फिर ठंडा हो गया, कहाँ गया? हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। Yes. कहाँ गया लॉस होके? एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में चला गया। इसको कहते हैं डिसिपेशन। डिसिपेशन, डिसिपेशन मीन्स बाहर रेडिएट करके फेंक दिया हीट। मतलब एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को हीट के एनर्जी में बदल के एनर्जी को बाहर फेंक देता है, खो देता है। Yes. समझ में आ गया? सो दिस इज व्हाट द डिसिपेशन इज। मतलब लिक्विड भी रिलेटिव मोशन करेगा तो रबिंग होगी और उसमें हीट जनरेट होगा और वो हीट बाहर भाग जाती है। ऐसे फ्रिक्शन भी ऐसे ही करता है, एनर्जी को लॉस करता है। मान लो एक बॉडी मूव कर रहा है, फ्रिक्शन ऐसे ईंट मार दो, ऐसे रखो फ्लोर पे, एक ईंट के ऊपर किक मार दो, ये कुछ डिस्टेंस जाकर रुक जाता है, फिर भी थोड़ी देर के बाद जाकर देखो ईंट का टेम्परेचर बढ़ा नहीं, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी था
वो खत्म हो गया, खत्म होके एटमॉस्फेयर में चला गया। समझ में आ गया? Yes. इसको कहते हैं डिसिपेशन, हीट डिसिपेट हो गया। सेम थिंग हैपेंस इन द केस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अंदर एक मान लो एक लोहे का गोला फेंक देते हो, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद ये रुक जाता है, इसका मतलब उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो दिए थे उसकी एनर्जी लिक्विड में चला गया और लिक्विड इसको एटमॉस्फेयर में राम राम कर दिया। समझ में आ गया? दिस इज व्हाट वी से द एनर्जी डिसिपेशन या एनर्जी लॉस। ओके, मतलब ये एनर्जी किलिंग डिसिपेटिंग तब होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव हो गया, ये नॉन कंजर्वेटिव हो गई। समझ में आ गया? नॉन कंजर्वेटिव, जब नॉन कंजर्वेटिव होता है तो एनर्जी लॉस करता है, तो ये भी नॉन कंजर्वेटिव है, ये एनर्जी लॉस कर सकता है। ओके, आया समझ में? नॉन कंजर्वेटिव। ओके, एक बार क्लिप ले लो बेटा। कितने बच्चे मेरे को बताओ पानी में चले हो, बारिश हो गया, रोड में इतना इतना पानी हो गया, उसमें चल के जा रहे, क्या आसान होता है पानी में चलना? नदी में चले हो, थोड़ा थोड़ा नदी में पानी है, पानी फ्लो हो रहा है, उसमें पानी के बहाव में चलेंगे तो मैं तालाब में, मान लो तालाब में पानी है, तालाब में ये तो चला होगा गांव में जाके तालाब में, पर चला है पानी के अंदर, स्विमिंग पूल में चलते हैं। स्विमिंग पूल में चलो। डू यू फाइंड इट इज इजी और डिफिकल्ट टू वॉक? मान लो ये हमारा रूम है, ये रूम है, इस रूम में मैं किसी को कहूँ कभी यहाँ से वहां तक दौड़ के चला जाए, वो बच्चा क्या करेगा? दौड़ के जाके दिखा देगा। अब इस जगह में सपोज मैं इतना पानी भर दूं और दौड़ने के लिए कहूँ, आपके पैर मूव करने में डिफिकल्ट होता है? यस सर। डिफिकल्ट होगा, पानी के अंदर पैर को मूव करोगे तो पानी अपोज करता है आपको। यस सर। कौन सा फोर्स लगाएगा? विस्कस फोर्स लगाएगा। ये पानी ना होके यहाँ पे मैं शहद डाल दूं, पूरा कमरा भर दूं और चलने के लिए कहूँ, तो मैं ऐसे चल के जाकर रुक जाएगा, स्लो मोशन में बस हो गया सर, फिर ऐसे ही चलो, मतलब जेल टाइप का हो गया ना, विस्कोसिटी ज्यादा हो गया, चिपी चिपी ज्यादा हो गया। चिपी चिपी ज्यादा हो जाएगा तो आपके टांग को लगता है कि जैसे ये पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप धक्के से इसको आगे लेके जा रहे हो। शहद में उंगली ऐसे मूव कराओ, हवा में उंगली मूव कराओ, पानी में उंगली मूव कराओ, एक बकेट में खाली बकेट में उंगली मूव कराओ, बकेट के अंदर पानी रख के उंगली मूव कराओ, बकेट के अंदर शहद रख के उंगली मूव कराओ। यू विल फाइंड व्हेन देयर इज हनी inside the bucket, moving the finger is difficult. क्यों? Because ज्यादा चिपी है, ज्यादा viscosity है, so it gives more difficulty. दूसरी बात, मान लो ये हमारा पानी हो जाए, मिटाओ ये, ले लिया बेटा क्लिप। मान लो ये हमारा पानी है, ओके, मेरे पास लोहे का डिफरेंट शेप में ऑब्जेक्ट है, एक तो पिन टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है? एक ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे है, एक ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे है, एक ऑब्जेक्ट मैं बना दूं ऐसे है, सेम मास तीनों का, और मेड अप, ऑल आर मेड अप ऑफ आयरन एंड दिस इज वाटर। ये तीनों, ये डिफरेंट शेप है इस ऑब्जेक्ट का। मैं इनको ऐसे ओरिएंटेशन में मैं पानी में ड्रॉप कर दूं, मेरे को ये चीज बताओ, कौन इजीली चला जाएगा? ये इजीली चला जाएगा, नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये am I right? Yes sir. फोर्थ, ये सबसे इजीली ये चला जाएगा क्योंकि ये साफ नुकीला है, पानी को चीरते हुए या लिक्विड को चीरते हुए आराम से निकल जाएगा। इवन हनी में भी जा सकता है, थोड़ा सा बेटर इजीली। अब इसको भी हनी में डालो, पानी ना होके सपोज ये हनी हो जाए, शहद हो जाए, ये थोड़ा सा बेटर जाएगा, ये और थोड़ा सा, ये सबसे बेस्ट
उसके बाद इसको ये थोड़ा सा डिफिकल्टली जाएगा, इसको थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी लगेगा, ये हो सकता है जाने में बिल्कुल आनाकानी करे। इसका मतलब कोई भी सॉलिड सपोज एक विस्कस मीडियम में मूव करता है तो उसके ऊपर अपोजिशन जो डेवलप होता है वो विस्कस फोर्स है, उसके ऊपर जो अपोजिशन होता है वो विस्कस फोर्स है। और विस्कस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी सरफेस की शेप क्या है, एम आई राइट? यस सर। शेप ऑफ द बॉडी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए लिक्विड इट एनकाउंटर्स द विस्कस अपोजिंग फोर्स, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स। ऐसे क्यों होता है? फाइव विस्कस ड्रैगिंग फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी। मान लो मेरे पास एक सॉलिड है, अब ये सॉलिड आगे मूव करना है, ये सॉलिड को आगे मूव करना है। इधर हमारा लिक्विड है, इधर हमारा ये लिक्विड पड़ा है, दिस इज द लिक्विड, देयर इज लिक्विड, ये हो गया हमारा लिक्विड, राइट? ये लिक्विड के अंदर जब जाएगा, लिक्विड इस सॉलिड के ऊपर चिपक गए, एम आई राइट? लिक्विड मॉलिक्यूल्स चिपकेंगे। जब ये आगे जाएगा ये लिक्विड देखना ऐसे हो जाएंगे, एम आई राइट? यस सर। ये लिक्विड यहाँ पे इसको ड्रैग करके रखने को कोशिश करेगा क्योंकि ये लिक्विड रेस्ट में है। इसके साथ साथ जो लिक्विड पार्टिकल्स है ये सॉलिड के साथ चलने को पसंद करेंगे क्योंकि ये सॉलिड के सरफेस के साथ चिपक गए। सो देयर इज लेयर्स, रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड, एम आई राइट? तो ये एक अपोजिंग फोर्स आपको इसको, ये जो सॉलिड है उसको देते हैं। क्यों? जब सॉलिड लिक्विड के अंदर मूव करेगा, द लिक्विड टचिंग द सॉलिड सरफेस मूव्स विद द सॉलिड। इधर देखो बेटा, लिखो। When a solid moves inside the liquid, the liquid touching the solid surface tries to move with the solid. जब सॉलिड के साथ मूव करेंगे, ये मूव करेंगे, बट आसपास वाला लिक्विड तो रेस्ट में है ना। अब देख रहे हो ये मूव कर रहा है, ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है, ये वाला पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, बट ये वाला तो रेस्ट में है। यस सर। जब ये वाला पार्टिकल इसके साथ जाएगा, इसको खींचने को कोशिश करेगा, ये इसको रोकने को कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? मान लो तुम 10 बच्चों को मैं एक लाइन में खड़ा कर दूं और बीच वाले एक बच्चे को खींच लूं तो क्या होगा? मैं सपोज एक बच्चे को खींचूं, ये साइड में जिसको खींच रखा है वो उसको खींचने को कोशिश करेगा, एम आई राइट? जो साइड वाला बच्चा इसको रोकने को कोशिश करेगा, फिर भी उसका वेलोसिटी थोड़ा सा आएगा, उसके साइड वाला को वो भी खींचने को कोशिश करेगा। तो एक दूसरे को खींचते हुए लेके जाने को कोशिश करेंगे तो ये तो पीछे पीछे रह जाएंगे बट ये आगे आगे निकल जाएगा। सो दे हैव गॉट द रिलेटिव वेलोसिटी। सो दैट्स व्हाई ए विस्कस अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू द पिक्चर। ओके, नाउ देयर इज ए लॉ कॉल्ड स्टोक्स लॉ। कौन सा लॉ? अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल में पूछ रहा था कोई, स्टोक्स लॉ। पहले तो ये आपको क्लिक ले लो एक बार। सर ये ओरिजिनल सोर्स होता है, इसके साथ सूडो सूडो है। सूडो क्यों होगा? सूडो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सीलरेट करे तो सूडो फोर्स। तो ये एरिया है, वर्टिकल एरिया होता है या फिर हॉरिजॉन्टल? ये मूव कर रहा है तो ये इसके साथ साथ जो लिक्विड टच कर रहे हैं वो मूव करेंगे। ओके, ठीक है। उसका शेप, ये इसका शेप कैसा है? एरोप्लेन तुमने देखा कभी? कोई कार है, कार का जो फ्रंट है, मान लो हमारा कार है, हम कार कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते होता है ना कार का शेप। ये कार का शेप ऐसे क्यों करते हैं? कार का शेप में ऐसे कर दूं तो ट्रक की जैसे होती है। ट्रक भी फिर ऐसे करते हैं, ट्रक भी ऐसे करते हैं, बट कई बार टेक्निकल रीजन की वजह से, क्योंकि उनका विजिबिलिटी हाइट में होता है ना ड्राइविंग में, ट्रक में भी शेप ऐसे करते हैं, फ्रंट ग्लास को ऐसे शेप देते हैं, तो ये एरोडायनामिक शेप है। कभी मछली का देखे हो फेस? हैव यू सीन द शेप ऑफ अ फिश? है कैसे होता है? ये ऐसे होता है ना, ठीक ऐसे होता है ना मछली का फेस। ये रॉकेट तो रॉकेट शेप में होता है मछली।
मछली का शेप ये देखो, ये है, ये मछली का शेप। अब तुम कहाँ मछली देखे हो? देखा सर, कहाँ देखे हो? सर वो है घर पे, हाँ, इसके वो गोल्डफिश है। हमारी लेक है, ये है मछली है, ठीक है। ऐसे शेप होता है, Yes. ये ऐसे, और ऐसे फ्रंट साइड में देखो ऐसे चिपका हुआ होता है। ये है स्ट्रीमलाइन मोशन टू एनकाउंटर लेस विस्कस फोर्स। तो उनका भगवान ने ऐसे शेप बना रखा है कि भाई तुम पानी में मूव करो, तुम्हें ऑपोजिशन कम लगे। ओके, यस सर। चलो, तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ अभी जो हम डिस्कस करेंगे, इट इज एप्लीकेबल फॉर spherical body only. Stokes law gives the viscous opposing force to a Stokes law क्या कहता है? Gives viscous opposing force or dragging force to a spherical body moving in a liquid। मतलब उनका कहना है, मेरे पास सपोज एक स्फेरिकल बॉडी है और ये स्फीयर का रेडियस कितना है? r, एंड इट इज मूविंग विथ स्पीड v, और विस्कस अपोजिंग फोर्स यहाँ पे जो लिक्विड्स उसको अपोजिंग फोर्स देंगे, फ्लूइड, दिस अपोजिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। मतलब लिक्विड जितना चिपी होगी उतना ज्यादा अपोजिंग फोर्स लगेगा, एंड दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। जितना बड़ा रेडियस होगा इसकी है और उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। मतलब छोटा स्फीयर मूव कर रहा है, बड़ा स्फीयर मूव कर रहा है, बड़े स्फीयर के ऊपर विस्कस अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगा। रेडियस बढ़ेगा तो वो एरिया इंक्लूड होगी, एंड विस्कस अपोजिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द बॉडी। ओके, then here the viscous opposing force is equal to 6 pi eta r into v. Okay, यस सर। 6 pi is the proportionality constant, ये डायमेंशन लेस, यूनिट लेस कांस्टेंट, क्योंकि इन तीनों का डायमेंशन यूनिट फोर्स की यूनिट के बराबर है। सो स्टोक्स लॉ टेल्स दैट the more is the viscosity of the liquid, more is the viscous dragging force या viscous opposing force। हाँ, this force is opposite to motion of the body, am I right? मतलब velocity of the body। समझ में आ गया? So ये रिजल्ट टिप्स में रह जाएगा 6 pi eta rv। समझ में आ गया? यस सर। Viscous dragging force is equal to 6 pi eta rv। कोई डाउट? ठीक है, मिटाओ। यस सर। नाउ बच्चे यहाँ पे हेडिंग के बाद में लिखेंगे, मान लो मेरे पास एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है, मैं क्या करता हूँ, एक स्फेरिकल बॉडी लिया, अब इसमें पानी में छोड़ दिया। समझ में आ गया? स्फेरिकल सॉलिड लिया, पानी में डुबा के ऐसे छोड़ दिया। अब मान लो ये रो L is the density of the liquid and रो S is the density of the solid, and say रो S is greater than रो L, then क्या होगा बच्चे?
डूब जाएगा। डूबेगा। क्यों डूबेगा? डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने से डाउनवर्ड फोर्स इज लेस, mg इज मोर देन अपथ्रस्ट, मतलब mg इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट। जब mg अपथ्रस्ट से बड़ा है तो उसकी एक्सीलरेशन होगी, एक्सीलरेशन होगी तो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। जब वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी किस तरफ होगी? नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी। ये वेलोसिटी बढ़ता जाएगा तो विस्कस अपोजिशन फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। ये विस्कस अपोजिंग फोर्स आ गया। एंड विस्कस अपोजिंग फोर्स इज अपोजिट टू वेलोसिटी, इसलिए मैं FV लगाया बिकॉज इट इज विस्कस फोर्स। बट विस्कस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर। एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी, देखो पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम की बात करेंगे। स्टार्टिंग में एक्सीलरेशन mg माइनस fu डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। एम आई राइट? यस सर। तो क्या होगा, धीरे 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 एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा है, एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा है। फिर क्या होगा, जैसे एक्सीलरेशन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी तो विस्कस फोर्स पिक्चर में आ गया, अपोजिशन पिक्चर अपोजिशन में आ गया। विस्कस फोर्स आ गया तो धीरे धीरे एक्सीलरेशन कम होता जाएगा, एक्सीलरेशन कम होता जाएगा, कम होते होते कैसे कम होगा, मैं एक रैंडमली ले लूं, एक्सीलरेशन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ये फोर्स बढ़ता जाएगा, ये फोर्स बढ़ता जाएगा। एक स्टेज आके पहुंच जाएगा कि ये वाला फोर्स दोनों मिलके mg के बराबर हो जाएंगे। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। टोटल फोर्स हो गया जीरो, मतलब टोटल एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी की क्या होता होगा, स्टार्टिंग में वेलोसिटी आपका जीरो था, एम आई राइट? स्टार्टिंग में आपका वेलोसिटी जीरो था। जब वेलोसिटी आपका जीरो था, एक्सीलरेशन ज्यादा था, एक्सीलरेशन ज्यादा था तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बट एक्सीलरेशन अभी कम हो रहा है, एक्सीलरेशन कम हो रहा है तो स्लोप ऑफ इस ग्राफ का कम होता जाएगा। फिर एक बार जब अपवर्ड फोर्स दोनों मिलकर डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएंगे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो फोर्स जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे ये मैक्सिमम, उसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, उसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी में आ जाएगा। कम नहीं होगी सर, क्यों कम ही हो जाए, किस लिए कम होगा? बराबर होगा, जीरो। कम क्यों होगा? ठीक है सर। फोर्स तो जीरो हो गया, वेलोसिटी कौन कम करेगा? है? फोर्स तो जीरो हो गया, वेलोसिटी को कौन कम करेगा? फोर्स हो गया जीरो। ये जो वेलोसिटी है इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। देन मेरा जो टॉपिक है यहाँ पे क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। देन टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? डेफिनेशन क्या होना चाहिए? टर्मिनल वेलोसिटी किसकी? यहां पे हम फाइंड कर रहे हैं ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल फॉलिंग बॉडी। ओके, स्फेरिकल बॉडी falling in a liquid. Okay, but what is terminal velocity? टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? इट इज द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी achieved by a body moving in a liquid. Okay? Yes. It is the maximum and constant velocity achieved by a body moving in a liquid.
या फॉलिंग इन ए लिक्विड लिखो, मूविंग की जगह फॉलिंग लिखो, फॉलिंग इन ए लिक्विड। ओके। मैं आपको एक चीज बताऊं, टर्मिनल वेलोसिटी तो खैर यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, दूसरे बॉडी के लिए नहीं करेंगे। जैसे मान लो एक पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पत्ता कैसे गिरता है? धीरे 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 गिरता है। क्यों? सडनली क्यों नहीं गिर जाता? मैं एक आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे छोटा बॉडी हो बड़ा बॉडी हो, सबके लिए सेम है। इस बॉडी को ड्रॉप करूं और एक ये लोहे को ड्रॉप करूं, कौन जल्दी पहुंचेगा? है लोहे वाला पहुंचेगा। क्यों? इसमें विस्कोस फोर्स लग जाएगा। समझ में आ गया? विस्कोस फोर्स इसमें लग जाएगा क्योंकि इसकी शेप ऐसा है, तो विस्कोस फोर्स बहुत, विस्कोस अपोजिशन फोर्स इज वेरी लार्ज, तो ये धीरे 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 करके गिरेगा। अब बारिश हो रहा हो, लिसन, मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा मतलब आप पत्थर ले लो, ठीक है, एक छोटा सा पत्थर को ऊपर से गिराओ, इतना बड़ा सा पत्थर ले लो, ऊपर से गिराओ, अब माथे में लग जाए तो फट जाएगा। Am I right? माथे में लग जाए तो फट जाएगा। बट बारिश हो रहा हो, माथे में लगता है तो माथा फूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि बारिश क्या करता है, लंबा डिस्टेंस पानी एयर में आता है, एयर की विस्कस फोर्स उसमें लग जाती है, ये एक टर्मिनल वेलोसिटी में पहुंच जाता है जो हम बियर कर पाते हैं। ऊपर वाले ने वो इंतजाम भी करके रखा है। समझ में आ गया? सपोज हवा नहीं होता और बारिश गिरे, बारिश हमारा खोपड़े को छेद करके निकल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मान लो हवा ना हो, विस्कोसिटी ना हो एयर की, और इतना बड़ा पानी का बूंद ऊपर से गिरे, ये हमारे माथे में जो होगा ना, उसकी मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपल्स यहाँ पे होगी, तो इंपल्सिव फोर्स की वजह से आपकी सर को छेद करके बाहर निकल जाएगा, फोड़ देगा। जैसे लोहे का बॉल गिरता है ना, पत्थर मारो है, ऐसे ही होगा। समझ में आ गया? तो वो भी आपकी एक कांस्टेंट, ऐसे स्पीड तो स्टार्टिंग में बढ़ता होगा, बढ़ते बढ़ते एक बढ़ के एक लेवल तक रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि mg और विस्कस फोर्स दोनों बराबर हो गए। यहाँ अपथ्रस्ट को नेग्लेक्ट कर दो, एयर का तो क्या अपथ्रस्ट होगा? है हाँ, आयरन में भी होगा, आयरन में भी होगा, क्यों नहीं होगा? आयरन में होने से क्या होता है, क्योंकि अपथ्रस्ट उसमें, इसमें थोड़े बहुत अपथ्रस्ट भी होता है, उसमें अपथ्रस्ट बिल्कुल नहीं होगा। आयरन में भी होगा, वो भी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगी, क्यों नहीं करेगी? ठीक है। तो अब क्या होता है, स्टार्टिंग से 0 वेलोसिटी में ड्रॉप करेंगे तो ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उसमें विस्कस फोर्स कम हो जाती है, छोटा होता है ना वेट की वजह, उसका मास भी तो ज्यादा है। समझ में आ गया? तो वेलोसिटी चाहे कम हो तो भी मोमेंटम ज्यादा हो जाता है, मोमेंटम ज्यादा हो गया तो इम्पल्स ज्यादा हो जाएगी, होगी ना? मोमेंटम ज्यादा हो गया तो इम्पल्स ज्यादा हो जाएगी, बट उसकी मास इतना ज्यादा नहीं है, तो वेलोसिटी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मोमेंटम फिर भी इतना ज्यादा नहीं है। उसमें भी होता है, क्यों नहीं होगा? ओके। तो ये जो है मैक्सिमम वेलोसिटी एक अचीव करता है जो टॉलरेबल है, तो दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। कभी देखे हो तो फिल्म में पैराशूट पहन के सोल्जर्स कूद जाते हैं, पैराशूट कैसे ऐसे खोल दिए, पैराशूट का शेप ऐसे बनाते हैं छतरी टाइप का कि यहाँ पे एयर रुक जाए। ये ज्यादा विस्कस फोर्स थे, शेप को ऐसे बनाते हैं, इट गिव्स मोर विस्कस फोर्स। तो जो पैराशूट से कूदता है बंदा धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसके ऊपर विस्कस फोर्स ज्यादा है, तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी इट बिकम्स वेरी स्मॉल सच दैट इट कैन लैंड ऑन द ग्राउंड इजीली। समझ में आ गया? ठीक। अब एक काम करते हैं, ये टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए फॉलिंग बॉडी इन ए विस्कस मीडियम, एक बार ये वाला क्लिप ले ले बेटा, पूरा ले ले। हाँ पूरा ले। क्या कह रहे हो?
इससे क्लियर कट हो गया हमें एट द टर्मिनल वेलोसिटी, एट, यहां तक कोई डाउट किसी को? फ्रेंड्स कोई डाउट? एट द टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है मैं पूछूंगा कल। ओके सर। टर्मिनल वेलोसिटी, एट द टर्मिनल वेलोसिटी नेट फोर्स, देखो इट इज द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, देख रहे हो ना? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया नेट फोर्स क्या हो गया? नेट फोर्स इज 0. This implies that Fv plus Fu is equal to mg. Am I right? Then जिस टाइम ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो रहा है देन Fv कितना है? mg minus Fu of thrust. Fv that is equal to 6 pi eta r Vt, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर रखा है। वेलोसिटी जितना बढ़ेगा विस्कस फोर्स इतना होगा। जब वेलोसिटी आपका मैक्सिमम हो गया, टर्मिनल हो गया, विस्कस फोर्स भी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट हो गया। समझ में आ रहा नहीं यार? विल बी इक्वल टू mg. mg कितना है? 4/3 pi r cube, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी इन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू g minus 4/3 pi r cube, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g. Am I right? यस सर। ठीक है क्या? समझ में आ गया? Yes. ये डेरिवेशन करके देखना है। ओके सर। So that will be equal to 4/3 pi r cube, density of solid minus density of liquid whole into g. This is equal to 6 pi eta r Vt. अब यहाँ पे पाई कट गया, 2 में काट दो 3 आ गया, 2 में काट दो इधर 2 आ गया, एक r काट देंगे तो इधर कितना आ जाएगा? r square. Then Vt is equal to 2/9 r square rho s minus rho l divided by eta whole into g, and this is the expression for terminal velocity of a freely falling spherical body. Am I right? It is the expression 6/2/9 r. ये टिप्स में रहना चाहिए, ये फॉर्मूला देखने में बड़ा है बट मैं आपको बता दूं इजीली कैसे याद रहेगा। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यस सर। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन द डेंसिटीज, मतलब सॉलिड का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा मतलब उससे ज्यादा होगा किससे? इसकी लिक्विड से। अब समझ में आया है? समझ में आया? जितना ज्यादा होगा टर्मिनल वेलोसिटी इतना ज्यादा होगा, एंड टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जी तो कांस्टेंट है ना? तो इतना आप मन में रख लो, ध्यान रखना कांस्टेंट मल्टीप्लायर यहाँ पे कितना है? 2/9 राइट में g आएगा। सो Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। Vt इज इक्वल टू डिफरेंस इन द डेंसिटीज। सो लोहे का और पानी में टर्मिनल वेलोसिटी की फर्क काफी आएगी बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटीज। समझ में आ गया? यहाँ पे एयर का डेंसिटी 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ क्या आ जाएगा? आयरन, स्टील। समझ में आया? सो इसलिए लोहे के बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगा, पानी की बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी कम होगा। चाहे एयर को लिक्विड मान लो और एयर का डेंसिटी को 0 कर दो। समझ में आ गया? आया समझ में? तो इसलिए लोहे बॉल गिराना, लोहे की टर्मिनल वेलोसिटी और पानी की टर्मिनल वेलोसिटी में काफी डिफरेंस आएगा। मतलब ऊपर से सपोज एक पानी सेम हाइट से पानी का बॉल गिरे और लोहे का बॉल गिरे, सो दोनों का सेम रेडियस हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी डेफिनेटली लोहे का ज्यादा होगा। इसको 0 मान लो, पानी को ना, सॉरी हवा का डेंसिटी को 0 मान लो, राइट? ले
सो रिजल्ट बताओ मेरे को क्या है? 2/9 आर स्क्वायर इंटू रो एस माइनस रो एल डिवाइडेड बाई इटा होल इंटू जी। जी। याद रहेगा? यस। चलो रेस्ट हम कल करें।